क्योंकि ये कंपोनेंट किसके हैं, आर और एफ एस किसके कंपोनेंट है, पी के कंपोनेंट है। आर और एफ एस किसके कंपोनेंट है, पी के कंपोनेंट है, इसलिए बैलेंस हो जाता है इक्विवेलेंट स्टेट। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये जो है अब ये झुकता जाता है, और ये जैसे जैसे झुकता जाएगा वैसे वैसे इसके कंपोनेंट अलग अलग हो गए और इसको बैलेंस की इक्वेशन में ला देते हैं। जब तक ये बैलेंस में रहेंगे तब तक गति स्टार्ट नहीं होती, पर एक लिमिट है, जब तक ये गति स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये क्या है, स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है। यानी कि जो ये घर्षण लग रहा है, क्योंकि मोशन स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए इसको स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक्स घर्षण कहते हैं। ठीक है, स्टैटिकल फ्रिक्शन या स्टैटिक्स घर्षण बल कहते हैं। कब, जब ये गति स्टार्ट न करे और हम बल लगाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। इसको एफएस से डिनोट करते हैं। स्टैटिक घर्षण बल को स्टैटिक घर्षण बल मतलब इसको कहते हैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन फोर्स। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, जब तक गति स्टार्ट नहीं होगी और बल बढ़ाते ही बढ़ाते जितना बल ज्यादा करेंगे उतना ये झुकता जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट स्टेट में बना रहेगा। परंतु एक लिमिट है, जब ये तब तक गति स्टार्ट नहीं करता है जब तक कि ये इक्विवेलेंट स्टेट में रहेंगे। और एक अवस्था है कि ये जैसे वो बढ़ नहीं सकता, तो ऐसी अवस्था में जो है गति प्रारंभ हो जाती है। तब उस अवस्था को क्या कहते हैं, गतिज घर्षण कहते हैं। कौन सा, गतिज घर्षण मतलब गतिज घर्षण बल मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक घर्षण बल को जो है हम एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, इसको एफ ऑफ के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक और होता है, अभी यहाँ पे दो सरफेस जो है एक दूसरे पर क्या कर रही थी, गति में थी, तो यहाँ पे स्टैटिक घर्षण था, और ये जब मोशन में आ जाता है तो उसको गतिज घर्षण कहते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, इन दोनों में अंतर क्या होता है। स्टैटिक घर्षण में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखने के बाद में उसको पुश करते हैं या फोर्स लगाते हैं तो गति स्टार्ट नहीं होती, फिर और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब भी नहीं स्टार्ट होती, फिर और बढ़ाते हैं। तो ये क्यों हो रहा था, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, ये जो इसका पहले वाली स्टेट थी उसके अकॉर्डिंग टू ये जो फोर्स बल लग रहा था वो इधर क्या हो रहा था, बेंट हो रहा था, यानी कि झुक रहा था। जब तक ये झुक के बैलेंस करता रहेगा तब तक हमारी गति स्टार्ट नहीं होती है। और इसके जो कंपोनेंट ये बन रहे हैं, ये और ये, तो ये जो इन दोनों का परिणाम है, इसका परिणामी बल क्या है, इन दोनों का परिणामी बल ये है, और यही तो संतुलन में कर रहा है। इसलिए ये स्थिति जो है स्टैटिक घर्षण की थी। अब एक चीज और स्टैटिक घर्षण है, तो स्टैटिक घर्षण में ये जो हमारा निकल के आ रहा है, इसका ये यहाँ इक्विवेलेंट स्टेट में मैंने दिखा रखा है। तो इक्विवेलेंट स्टेट में यहाँ पे जो है, अगर मैं कहूं स्टैटिक घर्षण की बात कर रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा, हाँ स्टैटिक घर्षण में जब मैं बात कर रहा हूं तो स्टैटिक घर्षण के लिए जब बात कर रहे हैं तो देखिएगा, ये जो है तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, स्टैटिक घर्षण बल जो है, पहली चीज क्या है कि सतह जो है की प्रकृति क्या है, सतहों की प्रकृति क्या है, सतह की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस मतलब ये है, नेचर ऑफ सरफेस का मतलब है ये कैसा है, स्मूथ है या रफ है, स्मूथ और रफ। मतलब सतह चिकनी है कि खुरदरी है। स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना, और रफ मतलब खुरदरा। अगर चिकनी है और या खुरदरी है तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये है कि स्टैटिक घर्षण जो है वो जो है कांटेक्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है। कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, कांटेक्ट बिटवीन सरफेस
ये कांटेक्ट बिटवीन सरफेस पर तो डिपेंड करता है, परंतु ये नहीं कि इनके एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया पे नहीं, कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन सरफेस होता है, कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन सरफेस। ये किस पॉइंट पर लग रहा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि सरफेस के एरिया पर। ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल उस सतह के कांटेक्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है। तीसरी बात जो होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। क्यों होता है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा, इनका रेशियो हमेशा घर्षण कोण के इक्वल आता है। देखिए, ये इसके इक्वल होता है। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये कोएफिशिएंट लगाते हैं, स्टैटिकल फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू ऑफ एस आर। क्या होता है? म्यू ऑफ एस आर। तो ध्यान दीजिए, स्टैटिकल फ्रिक्शन यानी घर्षण बल जो है एफ ऑफ एस जो है म्यू ऑफ एस आर के इक्वल होगा। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, वेयर म्यू ऑफ एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके? ये स्टैटिक घर्षण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं? स्टैटिक घर्षण गुणांक कहते हैं। एक चीज और, अब यहाँ पे आप सीधे स्पष्ट देख रहे हैं कि R जो है किसके इक्वल है? mg के। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ रिप्लेस करता हूं। हो सकता है नीचे आप लोगों को दिख ना रहा हो, मैं इसलिए यहाँ पे रख करके लिख दे रहा हूं। एफ ऑफ एस इक्वल टू, अभी क्या निकाला था? म्यू एस आर निकाला है, म्यू एस आर। तो म्यू एस आर में जो हमने यहाँ पे आर इक्वल टू, मुझे पता है आर इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आर इक्वल टू mg होता है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? म्यू एस mg, ये हो गया आपका एफ एस। ठीक है, तो स्टैटिक घर्षण बल जो है म्यू एस mg के इक्वल होता है। अब ये देखिए, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा इसको रब कर रहा हूं, यहीं पे रख कर लेता हूं। देखिएगा, ये तो घर्षण बल था। अब ये घर्षण गुणांक की मैं बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन की जो मैं बात करता हूं, स्टैटिक घर्षण गुणांक की मैं बात कर रहा हूं म्यू। तो ये जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मैं इस एंगल पर डिपेंड करूं, इक्विलिब्रियम स्टेट की मैं इस एंगल को लेता हूं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लाइन। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा? एफ ऑफ एस होगा, और बेस लाइन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगी। यही तो होगी ना? टेन थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्या होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हमने अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था, एफ ऑफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ एस अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा? म्यू ऑफ एस होगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ एस लिख सकता हूँ। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ एस। तो ये क्या है? इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो घर्षण गुणांक जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन या स्टैटिक घर्षण गुणांक, वो जो होता है इसके कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं गतिज घर्षण बल की बात कर रहा हूं। तो हमने कहा था ये जो है एक निश्चित समय पर निश्चित कोण तक ही लगता है, इसके बाद में ये लगना बंद हो जाता है और गति स्टार्ट हो जाती है। यानी कि गति जब स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएं, इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, ये झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, झुकता जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में देखिएगा एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद में ये क्या होगा, इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अधिकतम घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन के अधिकतम घर्षण बल और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो जो होगा उसको क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। इसको काइनेटिक म्यू के माने गतिज घर्षण गुणांक में रिप्रेजेंट कराएंगे तो गतिज घर्षण में क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा और यहाँ पे एफ आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? बोलो, अभी आपने क्या निकाला था भाई, स्थैतिक घर्षण में म्यू एस इक्वल टू म्यू एस अपॉन आर निकाला था, ये तो पढ़ा है आपने। तो इसमें क्या है, ये स्थैतिक घर्षण है और जैसे गति प्रारंभ हो जाएगी तो ये गति प्रारंभ हो जाएगी तो बैलेंस करने के लिए ये थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको हम एस को क्या के से रिप्रेजेंट कर देते हैं और बाकी फिगर वही रहता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एस की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एस की जगह क्या हो जाएगा, के। तो आपका ये बन जाएगा म्यू के इक्वल टू एफ के आर, यानी कि टेन थीटा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के, और म्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के आर। ये गतिज घर्षण के लिए, ये किसके लिए, गतिज घर्षण, किसके लिए, गतिज घर्षण।